नमस्कार साथियों, हमारा संविधान में चल रहा था क्या प्रस्तावना, और संविधान के हम उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे जिससे संविधान के प्रति जो उपयुक्त दृष्टिकोण है हमारा बन जाए संविधान को समझने के लिए। उन बिंदुओं में से हमने पहला बिंदु लिया था कौन सा, संविधान की प्रस्तावना का, और इसकी संविधान की प्रस्तावना के कई एक वीडियो में डाल चुका हूँ। आज जो हम चर्चा करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना के भाग 2 की होगी, और इसके अंदर संविधान के अंदर जो शब्दावलियां हैं, शब्दावलियां, उन शब्दावलियों की हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वहाँ शब्दावलियों की चर्चा यहाँ पर करेंगे। ठीक है। संविधान में जो शब्दावलियां प्रयोग में ली गई हैं, जैसे हम भारतीय संविधान की जो शुरुआत देखते हैं वो हम देखते हैं कहाँ से, हम भारत के लोग, यहाँ से हम क्या देखते हैं, भारतीय संविधान की, यहाँ से संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है और आत्मार्पित अधिनियमित करते हैं तक जितनी भी शब्दावलियां हैं वो सारी शब्दावलियों को अगर हम समझ लेंगे तो संविधान को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, मतलब संविधान के प्रति हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, संविधान में कौन कौन सी चीजें हैं जो संविधान को क्या नाम से कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण बनाती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजों को हम यहाँ पर समझने की आज की वीडियो में कोशिश करेंगे, और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप पूरी वीडियो को पूरे इत्मीनान के साथ देखें, सुने और समझें, तो संविधान की प्रस्तावना की एक विस्तृत व्याख्या हो जाएगी। तो हम यहाँ पर संविधान की जो प्रस्तावना है, जिसको मूल आत्मा कहा जाता है, हम उसकी क्या करना चाहते हैं, विस्तृत यहाँ पर चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो जरा, सबसे पहली बात ये कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। ठीक है, अब एक बार आप सोचो कि जब आप भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ें तो आप एक ऐसे दृष्टिकोण से पढ़ो कि हम भारत के लोग भारत को समको संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक से लेकर लास्ट तक जब हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो फिर हमें ये समझ आता है कि एक भाव आपके अंदर जागेगा, और उसमें ये लगेगा, क्या लगेगा, उसमें ये लगेगा आपको कि न केवल संविधान सभा बल्कि हम भारत के लोग, मतलब जो संविधान की प्रस्तावना निर्मित है, या यूं कहें कि जो संविधान के अंदर मौजूद है, या हम ये कहें कि जो संविधान सभा ने बनाया है संविधान, वो संविधान न केवल संविधान सभा की इच्छा का परिणाम है, बल्कि ये किसका, भारत के सभी लोगों की इच्छा का क्या है, परिणाम है। आप इसको फिर से पढ़ो, और उसको पढ़ के आप इस भाव के साथ पढ़ो कि हम भारत के लोग, मतलब न केवल संविधान सभा, ठीक है, केवल संविधान सभा नहीं बना रही है, मतलब संविधान में जो बन रहा है, संविधान में जो प्रावधान डाले जा रहे हैं, संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें केवल संविधान सभा, संविधान की निर्मात्री समितियां केवल एक साधन के रूप में, केवल एक प्रतिनिधि के रूप में क्या हुई है, प्रयोग में लाई गई है। काय के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में। और ये प्रतिनिधि जो संविधान निर्मात्री समिति के हैं वो सारे प्रतिनिधि भारत की जनता के प्रतिनिधि हैं। भारत की इच्छा का, भारतीय जनता की इच्छा, उसकी मंशा का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम भारत के लोग, जो शब्दावली है, ये शब्दावली ये प्रस्तुत करती है, ये बताने की कोशिश करती है कि संविधान में जो कुछ भी शामिल किया गया है, संविधान में जो कुछ भी प्रावधान डाले गए हैं, संविधान में शासन प्रशासन की जो राजनीतिक व्यवस्थाओं का समावेश किया गया है, वह उस व्यवस्थाओं में हम सभी भारतीय लोगों की इच्छा है, मंशा है, और हमने अपने जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों के माध्यम से संविधान का क्या करवाया है, निर्माण करवाया है। एक तो बात ये समझ में आती है हम भारत के लोग से।
दूसरी बात ये जो हम भारत के लोग हैं, इससे ये भी समझ में आता है कि इसको अधिनियमित भी किया हमने, इसको आत्मार्पित भी किया हमने, ठीक है। इसको अधिनियमित और क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। तो न केवल संविधान सभा इसको अधिनियमित कर रही है, बल्कि भारत की संपूर्ण जनता इसको क्या कर रही है, अधिनियमित और आत्मार्पित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अधिनियमित कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वोच्च शक्ति यानी जनता के अंदर, भारतीय नागरिकों के अंदर संपूर्ण शक्ति किसके पास है, जनता के पास है, भारतीय लोगों के पास है, क्योंकि संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे वो जनता का क्या कर रहे थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इस लाइन से ये समझ में आता है कि सर्वोच्च शक्ति का केंद्र कौन है, भारत के लोग हैं सैद्धांतिक दृष्टि से। और इससे ये समझ में आता है कि संविधान सभा में नहीं, संविधान में नहीं, बल्कि शक्ति का जो मूल स्रोत है वो मूल स्रोत भारत के सभी क्या हैं, लोग हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, यहाँ पर एक बात आता है और उस बात का नाम है केहर सिंह बनाम केरल राज्य। केहर सिंह बनाम केरल राज्य, ठीक। तो यहाँ पर ये वाद है केहर सिंह बनाम केरल राज्य का। इस वाद में ये कहा गया था, ध्यान से सुनना जरा, केहर था कि संविधान सभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, अतः संविधान विधि की अनुकूलता को क्या नहीं कर सकती, अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकती। मतलब विधि की उपयुक्तता को क्या नहीं कर सकती, अनुकृपा प्राप्त नहीं कर सकती। ये किसमें कहा गया, केहर सिंह बनाम केरल राज्य के मामले में। मतलब ये चुनौती दी गई कि संविधान सभा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसका, या कहें कि संविधान का निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने किया, और संविधान सभा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, ये कहा गया केहर सिंह बनाम केरल राज्य में। और साथ में ये भी कहा गया कि जनता का अगर ये संविधान सभा प्रतिनिधित्व नहीं करती है तो विधि की अनुकृपा संविधान प्राप्त नहीं कर सकता, ये कहा केहर सिंह बनाम केरल राज्य में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो केस था, कौन सा, गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोपालन बनाम मद्रास राज्य का जो केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो संविधान सभा है वो संविधान सभा भारतीय जनता की इच्छा का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जो संविधान है उस संविधान विधि की अनुकृपा क्या कर सकती है, प्राप्त कर सकती है। और हम भारत के लोग जो शब्द है, वो शब्द जो वाक्यांश है, ये वाक्यांश ये स्पष्ट करता है कि हम संविधान सभा को ये माने कि ये भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली क्या थी, एक सभा थी, तो ये विधि की अनुकृपा प्राप्त कर सकती है। ये दो केस होने की बात है। तो हम भारत के लोग का मतलब समझ आ गया। हम भारत के लोग का मतलब है कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है, जनता के पास है, ठीक है। अगली बात, जो हम भारत के लोग शब्द है, ये हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना के अंदर अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जहां पर कहा गया है वी द पीपल ऑफ अमेरिका। तो अगर ये पूछा जाए कि ये शब्दावली कहां से ली गई है, तो ये शब्दावली अमेरिकी संविधान से क्या की गई है, अंगीकृत की गई है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा शब्द, दूसरा वाक्यांश, दूसरा क्या है, तो देखो दूसरा क्या कहते हैं, भारत को, हम भारत के लोग भारत को क्या, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। अगला शब्द क्या है, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। अब ये शब्द क्या है, तो इसमें देखो दो शब्द हैं, एक संपूर्ण यानी पूर्णता, संप्रभुत्व संपन्नता। मतलब ये कि ये शब्दावली ये स्पष्ट करती है कि हम भारत के लोग भारत को, सिर्फ संविधान सभा नहीं बना रही है, हम सभी बना रहे हैं, भारत के सभी लोग बना रहे हैं क्या, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न का मतलब ये कि पूरी तरीके से संप्रभु होना। मतलब ये कि ना तो किसी का अभाव है ना किसी का प्रभाव है,
हम अपनी अपनी जो आंतरिक अपनी बाह्य जो गतिविधियां होंगी उन गतिविधियों का क्या करेंगे, अपनी गतिविधियों का संचालन करने में अपनी नियमावली बनाने के लिए पूर्णतः क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हमारी आंतरिक और बाह्य जो हमारे निर्णय होंगे उन निर्णयों को लेने में हम पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। हमें किसी दूसरे से निर्णय के बारे में या अनुमति लेने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। तो संपूर्ण भारत का संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न बन चुका है, यानी वो अपने आंतरिक और अपने बाह्य निर्णय क्या कर सकता है, बिना किसी की अनुमति के क्या कर सकता है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को प्राप्त, अपने बाह्य निर्णयों को क्या कर सकता है, ले सकता है। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में क्या है, पूर्णतः क्या है, स्वतंत्र है और उसको अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में किसी भी व्यक्ति से अनुमति लेने की क्या नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बारे में दो व्यक्तियों के कथन हम देखते हैं। इसके बारे में दो व्यक्तियों की परिभाषा अगर देखें, एक व्यक्ति है विलोरी और एक व्यक्ति है कौन, ऑस्टिन। एक व्यक्ति है विलोबी और एक व्यक्ति है कौन, ऑस्टिन। विलोबी क्या कहता है, विलोबी ये कहता है कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। मतलब राज्य की इच्छा सर्वोपरि होगी, वो क्या कहलाती है, संप्रभुत्व कहलाती है। मतलब संप्रभुता को विलोबी ने ये कह के परिभाषित किया है कि राज्य की सर्वोच्च इच्छा क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। मतलब राज्य जो चाहेगा, राज्य किसी दूसरे से क्या नहीं करेगा, उसके बारे में उससे अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, वही क्या कहलाएगी, संप्रभुता कहलाएगी। ऑस्टिन ने क्या कहा है, तो ऑस्टिन ने ये कहा है, ऑस्टिन ने संप्रभुता को इस तरीके से परिभाषित किया है। ऑस्टिन ने ये कहा है कि यदि किसी समाज का कोई भाग किसी निश्चित या प्रधान व्यक्ति की आज्ञा का पालन आदतन करता है, परंतु वो प्रधान या वो निश्चित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के आदेश, उनकी आज्ञा का पालन करने का आदी ना हो, तो ऐसी समाज को हम कहते हैं कि वो संप्रभु संपन्न है। ये किसने कहा, ऑस्टिन ने कहा। दोबारा सुन लेना, ऑस्टिन क्या कह रहा है, ऑस्टिन ये कह रहा है कि यदि किसी भी समाज का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग किसी प्रधान या निश्चित व्यक्ति की आज्ञा का आदतन अगर पालन करता है, परंतु यदि वो निश्चित व्यक्ति जिसकी आज्ञा का पालन कौन कर रही है, समाज कर रही है, वो व्यक्ति यदि वो निश्चित या प्रधान व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के आदेश होता या आज्ञा का पालन करने का आदी नहीं होता, तो वहां पर क्या कहलाती है, संप्रभुता आती है। उसे क्या कहा जाता है, संप्रभुता कहा जाता है। ये किसने कहा, ऑस्टिन ने कहा। ये किसने कहा, ऑस्टिन ने कहा। यहाँ पर मैं एक व्यक्ति का नाम और रख रहा हूँ, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम और रख रहा हूं जिसका नाम है जेआं बोदा। ठीक है, तो देखो जेआं बोदा कौन, जेआं बोदा एक फ्रांसीसी थे, एक फ्रांसीसी था जेआं बोदा। तो जेआं बोदा ने ऐसा माना जाता है कि 1576 में ऐसा माना जाता है कि जेआं बोदा फ्रांसीसी ने पहली बार क्या किया था, संप्रभु शब्द का प्रयोग किया था। ऐसा माना जाता है कि जेआं बोदा फ्रांसीसी ने 1576 में क्या किया था, संप्रभु शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द और आता है, वो आता है लूथर का। वो किसका आता है, लूथर का। तो लूथर क्या कहता है, ये माना जाता है कि राज्यों के संबंध में संप्रभुता के जो प्रतिपादक है, राज्य संप्रभु होगा, इसके बारे में जो प्रतिपादक जिसको माना जाता है, वो किसको माना जाता है, लूथर को माना जाता है। वो किसको माना जाता है, लूथर को। ठीक है, तो यहाँ पर संप्रभु का मतलब समझ आ गया। तो संप्रभु का मतलब ये हुआ कि आंतरिक और बाह्य निर्णयों में क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना क्या कहलाता है, संप्रभुत्व कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है, वो बात ये है कि अगर हम जैसे कई लोग ये कहते हैं कि भाई राष्ट्रमंडल का सदस्य है भारत, तो फिर संपूर्ण संप्रभुत्व कैसे हो गया। तो भाई राष्ट्रमंडल का सदस्य है
लेकिन वो भी अपनी इच्छा की वजह से है। वो जब चाहे राष्ट्रमंडल की सदस्यता को क्या कर सकता है, अपनी इच्छा के अनुसार उससे हट भी सकता है और उसको स्वीकार भी कर सकता है। तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता उसके ऊपर थोपी नहीं गई है, किसी ने आदेश नहीं दिया कि आप राष्ट्रमंडल के सदस्य हो जाइएगा। राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने अपनी इच्छा के अनुसार ली है और राज्य की सर्वोच्च इच्छा विलोपी कह रहा है, क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। तो राष्ट्रमंडल का सदस्य होना इस बात को चुनौती नहीं देता कि भारत संप्रभुत्व नहीं है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता जो भारत ने ली है वो क्या ली है, अपनी इच्छा के आधार पर ही ली है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये शब्दावली समझ में आ गई। अब देखो अगली शब्दावली, अगली शब्दावली है समाजवादी। अगली शब्दावली है क्या, समाजवादी। अब देखो ये शब्दावली क्या कह रही है, समाजवादी का क्या मतलब है। तो देखो समाजवादी एक वह शासन व्यवस्था है, हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो हमेशा क्या करती है, समानता पर क्या देती है, बल देती है। यहाँ पर आर्थिक समानता लाना इस व्यवस्था का मूल क्या रहता है, उद्देश्य होता है। मतलब ये कि यह एक ऐसी अवधारणा है, समाजवादिता एक ऐसी अवधारणा है जो हमेशा आर्थिक समानता पर क्या देती है, बल देती है। शोषण से मुक्ति देने पर ये क्या करती है, विश्वास रखती है। समाजवादी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था पूंजी के एकाधिकार को, उत्पादन के साधनों पर अगर किसी व्यक्ति का एकाधिकार है तो उस एकाधिकार की क्या होती है, ये विरोधी अवधारणा है किसके प्रति, एकाधिकार के प्रति। या हम यूं कहें कि पूंजीवादी व्यवस्था की विरोधी व्यवस्था है क्या, समाजवादी व्यवस्था। और इस व्यवस्था के अंदर उत्पादन के साधनों पर सभी का समान क्या होता है, अधिकार होता है। और भारत की जो समाजवादी व्यवस्था है वो भारत की समाजवादी मार्क्सवाद, भारत की जो समाजवादी व्यवस्था है उस भारत की समाजवादी व्यवस्था पर मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का क्या देखा जा सकता है, प्रभाव देखा जा सकता है। भारत की समाजवादी व्यवस्था में मार्क्सवाद, गांधीवाद दोनों की समाजवादी जो क्या नाम से विचारधारा है उससे प्रभावित है भारतीय समाजवाद। लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो झुकाव है वो काई ओर है, गांधीवादी विचारधारा की ओर है। और भारत की जो समाजवादी व्यवस्था है वो एक प्रकार के, भारत ने किस प्रकार के मिश्रित समाजवाद को क्या किया है, अपनाया है। किसको, मिश्रित समाजवाद को क्या किया है, अपनाया है। तो समाजवादी का मतलब समझ आ गया। समाजवादी का मतलब हुआ कि आर्थिक असमानताओं को दूर करना, आर्थिक असमानताओं को दूर करना, उत्पादन के साधनों पर सभी का समान क्या अधिकार होना, एकाधिकार को रोकना, पूंजीवादी व्यवस्था को रोकना, ऐसी विचारधारा को लेकर चलती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। और ये बात काय के अंदर आती है, संविधान के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो संविधान में हम देखेंगे कि भारत ने कैसी समाजवादी व्यवस्था को अपनाया है। गांधीवादी और मार्क्सवादी क्या समाजवादी व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो झुकाव देखा जाता है वो गांधीवादी व्यवस्था की ओर देखा जाता है। तो ये है क्या, अपनी तीसरी क्या नाम से आपका शब्दावली इसकी प्रस्तावना। अब अगला शब्द क्या आता है, अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। अगला शब्द क्या आता है, अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। ठीक, अगला शब्द आता है पंथ निरपेक्ष। तो देखो भारत के बारे में इस शब्द को लेके दो शब्द है यहाँ पर, एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष, एक शब्द क्या है, धर्मनिरपेक्ष, और एक शब्द क्या है, पंथ निरपेक्ष। अब इन दोनों शब्दों को लेके बहुत ही मिसकंसेप्शन रहता है दिमाग में, लेकिन हम पढ़ते तो यही है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब पढ़ तो पंथ निरपेक्ष रहे हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, धर्मनिरपेक्ष। तो इन दोनों के बीच कौन से ऐसे मूलभूत अंतर हैं, या हम ये कहें, क्या हम ये कहें कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, या हम ये कहें कि भारत पंथ निरपेक्ष है। ठीक है, तो पहले तो हम इन शब्दों के इन शब्दों के अर्थ को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि भारत को क्या कहना ज्यादा सही है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से तो आप सब चीजें समझ ही रहे हैं। तो देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक पंथ है
और निरपेक्ष है। यहाँ पर भी दो शब्द है, एक पंथ है, एक धर्म है और एक निरपेक्ष है। यहाँ पर निरपेक्ष शब्द कॉमन है। जो निरपेक्ष शब्द है, इस निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र। निरपेक्ष शब्द का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। इसका मतलब क्या होता है? अलग, अलग। ठीक है, मतलब ये कि निरपेक्ष का मतलब हुआ स्वतंत्र या अलग। ठीक है, तो निरपेक्ष का मतलब है स्वतंत्र या अलग। अब काय से स्वतंत्र या अलग, तो हम कहें कि काय से धर्म से अलग या पंथ से अलग, धर्म से अलग या पंथ से अलग। तो यहां पर हमें समझना पड़ेगा इस धर्म को और इस पंथ को। ठीक है, तो देखो अब धर्म क्या है, पंथ क्या है। तो देखो धर्म क्या है, तो धर्म का हमारे यहाँ जो शब्द जिसको इस अर्थ में इंग्लिश में इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या? रिलीजन। क्या शब्द प्रयोग में लाया जाता है? रिलीजन। और रिलीजन का हम अर्थ लेते हैं, रिलीजन की भारतीय तो रिलीजन का अर्थ हम लगाते हैं काय से? धर्म से। रिलीजन का अर्थ काय से लगाते हैं? धर्म से। लेकिन ये जो अंग्रेजी शब्द है, इस रिलीजन का मतलब क्या होता है? पंथ। इसका मतलब क्या होता है? पंथ। इस रिलीजन का मतलब क्या है? पंथ। दूसरी बात, अगर हम किसी बात को मुस्लिम धर्म के अंदर देखें तो मुस्लिम धर्म प्रयोग करते हैं मजहब शब्द का। किसका? मजहब का। अब अपने पास तीन शब्द हैं। सनातन देखें, सनातनी पद्धति के अंदर अगर देखें तो धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम के अंदर देखें तो मजहब का प्रयोग किया जाता है। और अगर अपन इंग्लिश में देखें तो रिलीजन शब्द का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अब इसमें जो मजहब है इसका मतलब भी क्या है? तो मजहब का मतलब भी क्या है? पंथ है। रिलीजन का मतलब भी क्या है? पंथ है। ठीक है, धर्म का, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं है, रिलीजन का मतलब है पंथ। और मजहब का मतलब क्या है? पंथ। तो हमारे यहाँ जो पंथ शब्द है वो रिलीजन, जो रिलीजन जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? पंथ के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि पंथ का मतलब क्या है? तो पंथ का मतलब है रास्ता। पंथ का मतलब क्या है? रास्ता। पंथ का मतलब क्या है? विश्वास। पंथ का मतलब क्या है? आस्था। ठीक है, अब आस्था, पंथ का मतलब क्या है? पूजा पद्धति। पंथ का मतलब क्या है? पूजा पद्धति। इसका मतलब ये होगा कि जो पंथ शब्द है ये एक रास्ता है, या ये एक विश्वास है, ये एक आस्था है, ये एक क्या है? पूजा की पद्धति है। काय के लिए? तो अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए। मतलब अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए, अपने इष्ट से मिलने के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए जो रास्ते इख्तियार किए जाएंगे, जो विश्वास आप इस इष्ट की प्राप्ति के लिए रखेंगे, जैसे इसमें आप आस्था रखेंगे और इसको पूजने की जो पद्धति होगी वो पद्धति क्या कहलाएगी? पंथ कहलाएगी। वो पद्धति क्या कहलाएगी? पंथ कहलाएगी। और रास्ता, एक रास्ता होगा तो उस एक रास्ते में आपको कई मिल सकते हैं लेकिन मंजिल तो एक ही होगी। तो इसमें क्या होता है? इष्ट एक होता है, पुस्तक एक होती है। पंथ में आपके पास पुस्तक एक, पंथ में आपका इष्ट एक होगा, पंथ में आपकी पूजा पद्धति अलग होगी। तो पंथ जो है और धर्म दोनों में अंतर समझ आ रहा है कि पंथ अपने आप में आपके इष्ट के प्राप्ति की जो तरीके हैं, जो पूजा पद्धति है जिससे आप उसकी प्राप्ति कर लोगे, वो पंथ है। ठीक है, आपकी पूजा की प्रक्रिया क्या होगी, आपका कौन अंतिम इष्ट होगा, अंतिम स्थान होगा, हर चीज अंतिम होगी, वो काय के अंदर आती है? पंथ के अंतर्गत आती है। लेकिन हमारे सनातन के अंदर तो हम ये देखते हैं कि कई ईश्वर हैं हमारे पास, कई पुस्तकें धार्मिक हमारे पास हैं, कई इष्ट हमारे हैं। तो धर्म एक विस्तृत क्या नाम से कह सकते हैं, एक विस्तृत अवधारणा है, और पंथ एक क्या है? संकीर्ण अवधारणा है, जिसके अंदर बहुत ही एक क्या नाम से डेस्टिनी की बात की जाती है, वो है क्या? आपका पंथ। तो यहाँ पर आपको रिलीजन और धर्म का मतलब समझ आ रहा है। तो जो रिलीजन का अर्थ है वो पंथ है, और हम जिस अर्थ में उसको लेकर चलते हैं वो धर्म है। ठीक है, तो धर्म और पंथ दोनों चीजें क्या हो गई? अलग हो गई। अब हम पूरा जो शब्द प्रयोग करते हैं क्या? पंथ निरपेक्ष, इसके लिए हम एक शब्द प्रयोग में लाते हैं सेक्युलरिज्म। क्या शब्द प्रयोग में लाते हैं? सेक्युलरिज्म। अब ये सेक्युलरिज्म क्या है? तो देखो सेक्युलरिज्म जो शब्द है, ये सेक्युलरिज्म जो शब्द है वो सेक्युलरिज्म शब्द पाश्चात्य देशों में अगर देखें तो पाश्चात्य देशों में इसका अर्थ निकल के आता है
धर्म की निरपेक्षता। तो सेकुलरिज्म जो शब्द है वो पंथ निरपेक्षता के रूप में प्रयोग ना होकर पाश्चात्य देशों में कैसी अवधारणा है, जो धर्म के लिए क्या हो, निरपेक्ष हो, धर्म से क्या हो, निरपेक्ष हो। उसके लिए सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग किया जाता है पाश्चात्य देशों में। लेकिन भारत ने इस सेकुलरिज्म का अर्थ जिस शब्द के लिए प्रयोग किया है, वो जिस अर्थ में प्रयोग किया है वो अर्थ है पंथ निरपेक्ष। वो अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्ष। मतलब ये हो गया कि सेकुलरिज्म शब्द का जहां पर अर्थ है पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षता, वहीं पर भारत के अंदर सेकुलरिज्म शब्द का जो अर्थ है, जिस अर्थ में सेकुलरिज्म शब्द को लिया गया है, वो शब्द है क्या, पंथ निरपेक्ष। तो ये बात समझ आ रही है। अब प्रश्न ये उठता है दिमाग में कि अगर सेकुलरिज्म का अर्थ पाश्चात्य देश धर्मनिरपेक्षता मानते हैं तो भारत क्यों इसको धर्मनिरपेक्ष नहीं मानता, इसके अर्थ को वो पंथ निरपेक्ष के रूप में क्यों क्या करता है, स्वीकार करता है, इसके पीछे के कारण क्या है। तो देखो जरा, हम अगर इसकी तरफ जाएं, पाश्चात्य देशों की तरफ, तो वहां पर धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि आध्यात्मिकता की अवहेलना, धर्म से विमुखता, धर्म के प्रति उदासीनता। ये होता है क्या, धर्मनिरपेक्ष का क्या नाम से, धर्मनिरपेक्ष का मूल कायम है पाश्चात्य देशों में। पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या, पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है इसकी अवधारणा ये ली जाती है कि धर्म के प्रति आप क्या रहोगे, पूरी तरीके से उदासीन रहोगे, धर्म से अलग रहोगे। ये और धर्म की अवहेलना करना और आध्यात्मिकता की अवहेलना, ये है धर्मनिरपेक्षता। कहां पर, पाश्चात्य देशों में। और भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का हमने आधार लिया है, या धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा है भारत में, वो है सर्वधर्म समभाव की। मतलब यहाँ पर धर्म के प्रति उदासीन होना, धर्म की अवहेलना करना, आध्यात्म की अवहेलना करना नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लिए समान क्या देना है, समान क्या नाम से, सभी धर्मों में, सभी धर्मों के प्रति समान आस्था रखना, सभी धर्मों को समान सम्मान देना। इस अर्थ में धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए है, और पाश्चात्य देशों में जस्ट उल्टा है, धर्म की क्या होना, विरोधी होना। मतलब यहाँ पर धर्म का विरोधी होना है पाश्चात्य में, और भारत में धर्म का विरोधी ना होकर सभी धर्मों के प्रति समभाव की दृष्टि से देखा जाता है। तो हम धर्मनिरपेक्ष नहीं है इस अर्थ में, इस अर्थ में हम क्या हैं, पंथ निरपेक्ष हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी पंथ को स्वीकार कर सकता है, किसी भी व्यक्ति की पूजा पद्धति, किसी भी नागरिक की पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है। लेकिन जैसे यहाँ पर सेकुलरिज्म में किसी धर्म की उदासी, किसी धर्म की अवहेलना की जाती है, हमारे यहाँ किसी धर्म की अवहेलना नहीं की जाती। इस अर्थ में हमारा जो संविधान है वो सैद्धांतिक दृष्टि से देश कैसा है, पंथ निरपेक्ष है। दूसरी बात, जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये पंथ निरपेक्ष शब्द पहली बार ये माना जाता है कि ये शब्द पहली बार जैकब हॉलियोक, कौन, जैकब हॉलियोक द्वारा पहली बार ये क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। कौन सा शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द। तो जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये जैकब हॉलियोक द्वारा पहली बार 1851 में इस शब्द का प्रयोग किया गया, और इसने इसको परिभाषित करते हुए ये कहा, इसने धर्मनिरपेक्षता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, जैकब हॉलियोक ने किया, 1851 में किया। इसने परिभाषित करते हुए ये कहा कि धर्मनिरपेक्षता भौतिक साधनों के द्वारा मानव कल्याण की अभिवृद्धि व दूसरे व्यक्तियों के सहयोग की जो भावना है उसका विकास करना क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। और उसने ये भी कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब नास्तिक या अनिश्वरवादी होना नहीं है, बल्कि परहित में अपने आदर्शों में परहित को उतार लेना क्या है, धर्मनिरपेक्षता है। तो ये 1851 में जैकब हॉलियोक ने पहली बार क्या किया, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, तो भारत सैद्धांतिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष नहीं है, क्योंकि हम किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते, हम किसी धर्म के प्रति उदासीन नहीं है, बल्कि हम हर धर्म को सैद्धांतिक दृष्टि से क्या देते हैं, समान दर्जा देते हैं, सबका सम्मान करते हैं। ईश्वर के प्रति हम नाकदरी नहीं करते, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था होती है। इसीलिए जो पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है वो भारतीय देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है, वहां के जस्ट विपरीत है। कहां पर, यहाँ कहां पर, भारत में। ठीक है, तो जहां पर विदेशों में, पाश्चात्य देशों में धर्मनिरपेक्षता का मतलब
ईश्वर से विमुख होना है, वहीं पर यहाँ ईश्वर के करीब जाना है। तो ये दोनों में पाश्चात्य अवधारणा और ये भारतीय अवधारणा की बात है। तो भारत में पंथ निरपेक्ष है भारत, ना कि भारत क्या धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो पंथ का मतलब ये हो गया कि भारत के अंदर रहने वाले कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए कोई भी तरीका अपना सकता है। यहाँ पर इष्ट की प्राप्ति की जा रही है और यहाँ पर इस अर्थ में इष्ट की प्राप्ति नहीं हो रही है। इस अर्थ में क्या हो रहा है, पार्थिव चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, आपकी सुख सुविधाओं पर, भौतिक संसाधनों पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ईश्वर से आपको अलग किया जा रहा है, मुख्तलिफ किया जा रहा है। कहां पर, पाश्चात्य में। जबकि हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर के करीब जाने की बात कर रहे हैं। तो जो पाश्चात्य देशों में अवधारणा है धर्मनिरपेक्ष की, वो भारत के अंदर नहीं है। भारत के अंदर विपरीत अवधारणा है, क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता के उदय के कारण अलग कारण थे, भारत में अलग कारण है। और पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, इस पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इस शब्दावली को भारतीय संविधान के अंदर क्या किया गया, जोड़ा गया, इसको पंथ निरपेक्ष शब्द को। ठीक है, तो सैद्धांतिक दृष्टि से भारत क्या हो गया, तो सैद्धांतिक दृष्टि से भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, ना कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये शब्द समझ आ गया, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो अब ये 4 शब्दावलियों की चर्चा हम अभी तक क्या है कर चुके हैं। ठीक है, ये 4 शब्दों में हमने ये देख लिया कि क्या पंथ निरपेक्ष है और क्या धर्मनिरपेक्ष। तो भारत एक कैसा देश है, संवैधानिक दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, अब देखो 5वीं शब्दावली, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। अब एक शब्द है लोकतंत्रात्मक, अब एक शब्द है क्या, लोकतंत्रात्मक। ठीक, तो देखो अब जो शब्द है वो है लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्र का क्या मतलब है, तो देखो ये जो लोकतंत्र है, सबको पता है कि लोकतंत्र का क्या मतलब है। लोकतंत्र हम ये कह सकते हैं कि यह एक वह क्या नाम से किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था है जिसके अंदर सामाजिक स्तर हो चाहे राजनीतिक स्तर हो, हर स्तर पर इस बात पर बल दिया जाता है कि हम सब समान हैं। मतलब हम अपने देश के वर्तमान और देश के भविष्य के निर्णय लेने के लिए समान हमारा है। मतलब ये हुआ इस लोकतंत्र के बारे में ये माना जाता है कि पहली बार लोकतंत्र के बारे में ये माना जाता है कि विश्व का पहला देश है, ये माना जाता है कि विश्व का पहला देश है कौन सा, अमेरिका। विश्व का पहला देश माना जाता है कैसा, लोकतंत्रात्मक देश अमेरिका। और ये माना जाता है कि अमेरिका में 1789 में लोकतंत्रात्मक सरकार की क्या हुई, स्थापना हुई। विश्व में पहली बार लोकतंत्रात्मक क्या नाम से शासन व्यवस्था की स्थापना कहाँ हुई, अमेरिका में हुई। और ये भी माना जाता है कि अमेरिका विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है। अब ये बात और है, अगर इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो कायदे से अगर हम देखें भारत के अंदर, तो जो हमारा वैदिक सभ्यता है उस वैदिक सभ्यता में भी लोकतंत्र के बारे में चर्चा की गई है। ऋग्वेद में 40 बार गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, अथर्ववेद में 9 बार गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं पर महाभारत के शांति पर्व में संसद नामक एक संस्था का उल्लेख मिलता है। वहीं पर अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वहां पर हमें सभा और समिति, 2 ऐसी संस्थाएं मिलती हैं जिन संस्थाओं में निर्णय जनता की कायदे राय के आधार पर, जनता के मत के आधार पर निर्णय लिए जाते थे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर देखें एक दृष्टि से तो ये स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र जो देन है वो ऋग्वैदिक कालीन ऋग्वेद की देन है। क्या, लोकतंत्र, जिसमें 40 बार गणतंत्र शब्द का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। यही बात अगर हम बौद्ध साहित्य के अंदर देखें तो लिच्छवी जो राज्य थे, ठीक है, जो कौशाम्बी राज्य थे, ठीक है, मल्ल जो राज्य थे, वहां की व्यवस्थाएं भी कैसी थी, गणतंत्रात्मक व्यवस्थाएं थी। तो लोकतंत्रात्मक जो देन है वो ऐतिहासिक दृष्टि से हम देखते हैं कि ये ऋग्वेद की देन है, लेकिन जानकारी की दृष्टि से हमें ये जरूरी है कि 1789 में विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका। और लोकतंत्र का मतलब ये है कि हम देश के वर्तमान और भविष्य के निर्णय लेने के लिए बराबर क्या होंगे, हकदार होंगे। तो ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र समानता पर क्या देता है, बल देता है। काय पर बल देता है, समानता पर। ये लोकतंत्र क्या देता है,
बल देता है। ठीक है, अगली बात अब देखो, ये बताता है, लोकतंत्र ये बताता है, अधिनायकवाद का ये विरोध करता है और ये बताता है कि सभी को क्या है, समान अधिकार है। ठीक है, जनता का शासन है, जनता के द्वारा है और जनता के लिए है। ठीक है, तो ये बात ही। अब हम ये देखें कि भारत ने किस तरीके के लोकतंत्र को अपनाया है। तो दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, एक लोकतंत्र होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। कितने प्रकार का लोकतंत्र होता है? दो प्रकार का लोकतंत्र होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें जनता सीधी इन्वॉल्व होती है कायम शासकीय गतिविधियों में, और जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है इसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं। भारत ने जिस लोकतंत्र के स्वरूप को अपनाया है वो प्रतिनिधित्वात्मक क्या अपनाया है, लोकतंत्र अपनाया है, यानी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया है। हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, विधायक के रूप में प्रतिनिधि चुनते हैं, सांसद के रूप में, जो हमारी इच्छाओं का, हमारी मंशाओं का, हमारी राय का क्या होता है, एक प्रतिनिधि होता है। तो हम डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते बल्कि हम प्रतिनिधि के माध्यम से क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो जो लोकतंत्र है वो दो प्रकार का है और लोकतंत्र भारत ने कौन सा अपनाया है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या किया है, स्वीकार किया है, या हम कहें कि कौन सा लोकतंत्र, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को स्वीकार किया है। अगला शब्द है गणतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने। अगला शब्द है क्या, गणराज्य बनाने। तो गणराज्य क्या है? गणराज्य एक ऐसी अवधारणा है, गणराज्य एक ऐसी अवधारणा है जो ये मानकर चलती है, गणराज्य एक ऐसी अवधारणा है जो ये मानकर चलती है कि जो सर्वोच्च शक्ति होती है, जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो किसी राजा, किसी कुलीन या फिर किसी क्या नाम से, किसी अधिनायक के पास ना होकर जनता के पास होती है सर्वोच्च शक्ति। इस बात को लेकर चलता है क्या, ये गणराज्य की अवधारणा। मतलब गणराज्य की अवधारणा ये लेकर चलती है कि किसी भी राजा, किसी भी अधिनायक या किसी कुलीन वर्ग के पास क्या नहीं होती, सर्वोच्च शक्ति नहीं होती, बल्कि जनता के पास क्या होती है, सर्वोच्च शक्ति होती है। और जो प्रतिनिधि होता है, जो राज्य का जो प्रमुख होता है वो जनता के द्वारा ही चुना जाता है। और भारत में पहले ही कह दिया गया है कि हम भारत के लोग क्या हैं, सर्वोच्च हैं। इस आधार पर भारत क्या हो गया, गणराज्य हो गया। तो आपको ये शब्दावलियां समझ आ गई कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये बात समझ